हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे BST चैप्टर नंबर 2 के 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके CUET के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे कि हमने शेड्यूल में डिस्कस करा था कि हम चैप्टर वाइज सारे MCQs को कवर करेंगे जिसमें 50 इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में आपके कंबाइंड चैप्टर्स के भी MCQs लेकर के आने वाला हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के हमने एक साथ कर लिए, 4, 5, 6 के हमने एक साथ कर लिए, जैसे हमने शेड्यूल में प्रॉपर डिस्कस भी करा था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर की टेक्निक्स, है ना। हमारे पास ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो और इसी से रिलेटेड हमने सारे MCQs इसमें कवर करे हैं। जैसे सबसे पहला MCQ लिखा है कि FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर एक अमेरिकन क्या थे, इम्प्रूव was an American dash who sought to improve industrial efficiency। वो हमारे पास क्या थे? वो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे सर? FW टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म, वो टर्म बताओ जो क्या रेफर करती है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। और वो किस तरीके से एक्ट करता है? बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है। दैट मस्ट बी एडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन के समय में। तो हमारे पास क्या, जब भी हम स्टैंडर्ड सेट करने की बात करते हैं तो आंसर स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास हो जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉर्मल लाइंस ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। जब भी आप ऑथोरिटी की बात करते हो हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हमारे पास आंसर होता है स्केलर चीफ। क्या आंसर होता है सर? स्केलर चीफ। नेक्स्ट पेज बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर। वो किस चीज से रिलेटेड है? इक्विटी से रिलेटेड है कि सभी के साथ आपको काइंडनेस और जस्टिस के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। नो, ये तो नहीं कहता है सर। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं। फ्यूल भाई साहब कहते थे कि आपको कॉम्बिनेशन लगाना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। जब भी हम चेंज की बात करते हैं, है ना, चेंज की बात करते हैं, लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। सिचुएशन में चेंज हो जाता है तो कौन सा प्रिंसिपल यहां पे शो करता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होगा तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शुड बी फॉलोड बाय मैनेजमेंट एंड सबऑर्डिनेशन। जो हमारे पास टॉप टू बॉटम फ्लो करता है और शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर, मैनेजर्स को फॉलो करना है और सबऑर्डिनेट्स को भी फॉलो करना है। तो स्केलर चेन हमारे पास हो जाता है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक से क्वेश्चन आ चुका है। वायलेट्स फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी जो फ्यूल का एक प्रिंसिपल है इक्विटी, उसको कौन सी ऐसी टेक्निक है जो वायलेट कर देती है? वो होती है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। इसमें होता है कि डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में होता है कि जो इंसान जैसा काम करता है उसको वैसे आपको पेमेंट करनी होगी। और इक्विटी क्या कहता है कि सबको एक साथ लेकर के चलो, तो ये वायलेट हो जाता है यहाँ पर। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वायलेट्स वाले, है ना। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक जो है वो वायलेट करती है यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड को बेसिकली करती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बेसिकली हमारे पास दो हेड्स होते हैं, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। उसमें भी फिर 4 प्लानिंग के अंदर, 4 प्रोडक्शन के अंदर, है ना। ये उसके अंदर आ जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट्स, जो प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। कौन सा ऐसा यहां पर प्रिंसिपल है? फेयर रेम्युनरेशन? नहीं सर। यूनिटी ऑफ कमांड? नहीं सर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? बिल्कुल सर, ये कर देता है हमारे पास। द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस आर कंसिडर्ड टू बी डैश इन नेचर। जो हमारे पास प्योर साइंस के प्रिंसिपल है वो कैसे होते थे? तो फिक्स्ड होते थे, रिजिड होते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा रिजिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोज, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये पता होना चाहिए, वन ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड वर्कर बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी। वो रिजर्व कैटेगरी से जो नया अपॉइंट हुआ है, एंड ही ऑलवेज अंडरमाइंस द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसको अंडरमाइन करना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो वायलेट हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क? नो सर। डिसिप्लिन? नो सर। एस्पिरेटरी कॉर्प्स? नो। तो इसका तो नन ऑफ दीज आ जाएगा बेटा आंसर, इसमें तो कोई सा नहीं लगा है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है मैजिक। मैजिक भी कई बार एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सीओटी लेवल में। तो सबसे पहले तो देखो टाइम स्टडीज में क्या होता है। टाइम स्टडी होता है बेसिकली ये डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड टाइम टेकन। तो देख लो ए का फोर्थ किसमें है, ए का फोर्थ इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बी का थर्ड है, बी का थर्ड यानी कि मोशन स्टडी का थर्ड। बिल्कुल सही बात है। मोशन स्टडी में आ जाता है वेरियस मूवमेंट्स को स्टडी करना। फटीग स्टडी में क्या आ जाता है, फटीग स्टडी में आ जाता है सजेस्ट इंटरवल यानी कि सी का फर्स्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हमारे पास कितने स्पेशलिस्ट होते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बेसिकली हमारे पास दो तो इंचार्ज होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से थे जरा बताओ। रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये सब हो जाते हैं ना। इसके बाद आ जाता है मैनेजर इंक्रीज द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 to 700 पर यूनिट पर मंथ। ठीक है जी। मैनेजर ने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, टारगेट बढ़ा दिया है 500 यूनिट से 700 यूनिट पर मंथ। बट द ऑथोरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ा दी पर ऑथोरिटी नहीं दी। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और हमेशा ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कम या ज्यादा होंगे तो वायलेशन हो जाएगा। राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज इज इंडिकेटेड इन द, तो ये हो जाता है हमारे पास जब भी एक जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से हमें अरेंज करनी होती है, एक ऑर्डर में रखनी होती है, तो आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है व्हेन अ सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी। एक सुपीरियर टॉप लेवल, सबऑर्डिनेट नीचे उसके लेवल का होता है इंसान। एक सुपीरियर फुलफिल नहीं कर पाया अपने प्रॉमिस को। उसने कहा था कि सैलरी और वेजेस बढ़ा देगा वर्कर को अगर वर्कर ने टारगेट इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ पूरा कर दिया। तो क्या वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, रेन्यूमरेशन नहीं जी, डिसिप्लिन हो रहा है। डिसिप्लिन से काम नहीं हो रहा भाई, वर्कर ने तो अपना काम पूरा कंप्लीट करा है, टारगेट पूरा करा है, लेकिन जो सुपीरियर है उसने क्या कहा था कि मैं आपकी सैलरी वेजेस बढ़ा दूंगा, वो नहीं बढ़ाई, उसका वायलेशन हुआ है। आगे चलते हैं। मोहन एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक्स लिमिटेड में, हैज डिवाइडेड हिज फैक्ट्री ऑपरेशन अंडर प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। यहाँ पर टेक्निक बताओ, ये तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है जिसमें 2 इंचार्ज होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको करेक्ट फीचर बताना है सर, है ना। देखो जी, ये फीचर है, फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, इंटरलेटेडनेस फीचर नहीं है, जर्नल गाइडलाइंस फीचर है जी, परवेसिव नहीं जी, कॉन्टिजेंट है। तो आंसर हो जाता है ए, सी और ई हमारे पास हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा इसमें से नेचर नहीं है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है जी, ये तो आंसर नहीं होगा। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्लेक्सिबल भी है, ये भी नहीं होगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेवलिंग सिचुएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक नेचर नहीं है, तो यही आंसर हो जाता है। बेटा करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ध्यान से करने होते हैं कि कहां पे करेक्ट लिखा है, कहां पर इनकरेक्ट लिखा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजर प्रॉब्लम्स नहीं। गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस, बिल्कुल ये सही बात लिखी है, गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करी जाती है इसके अंडर में। द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम, कैसे वेरीज करता है, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। जब भी इस तरीके की बात होगी कि हमारे पास सिचुएशन टू सिचुएशन पे होता है, तो आंसर हमेशा कॉन्टिजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिजेंट कहलाता है। द प्रिंसिपल विच मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर इज कॉल्ड, जो एम्प्लॉय के टर्नओवर मिनिमाइज कर देता है। हमेशा याद रखना, ये हमारे पास होता है जहां पर स्टेबिलिटी होती है। पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस। जब भी हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल की बात होगी, इस हमारे पास प्रिंसिपल की बात होगी, तो इसमें आएगा ये मिनिमाइज करता है एम्प्लॉय के टर्नओवर को, है ना। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, ठीक है जी, आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशंस ऑन डिमांड। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, जैसे जैसे डिमांड हमारे पास जिस अकॉर्डिंग डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल कहलाता है। अगर रिजिड नहीं है तो फ्लेक्सिबल होंगे, रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। चलो जी, नेक्स्ट फिर एक मैचेट हमारे पास आ चुका है जिसमें आपको बताना है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन सबका हमें बताना है कि क्या होगा। यूनिटी ऑफ कमांड होता है बेसिकली वन सुपीरियर
वन सबऑर्डिनेट है ना, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है हमारे पास वन हेड वन प्लान। तो देख लो ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, ए का थर्ड बी का फोर्थ इसमें है, सी का फर्स्ट भी देख लेते हैं। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मूवमेंट्स करना। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में हम डिफरेंशिएट करते हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को। जो एफिशिएंट है उसको ज्यादा पे करेंगे, जो इनएफिशिएंट है उसको कम पे करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमेशा देखना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है वो हमेशा इक्वल होगी, ना कम होगी ना ही ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज लीड टू वायलेशन। जब भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होंगे या टर्नओवर होगा, एम्प्लॉइज का चेंज होगा, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये वायलेट हो रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमारे पास क्या बूस्ट करता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज? बिल्कुल। ब्रिंग डाउन मोरल? नो जी। डज नॉट अफेक्ट ऑन मोरल? नहीं। ये तो होगा ही, तो ए बन जाता है ना, वो हमारे पास बूस्ट कर देता है मोरल को एम्प्लॉइज की। आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट लाने की जरूरत है ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज। ये हो जाता है हमारे पास एस्पिरेट डी कॉर्प्स। क्या हो जाता है? एस्पिरेट डी कॉर्प्स आंसर हो जाता है, जिसमें टीम स्पिरिट्स की बात होगी। Which of the following principle of management states? क्या कहता है कि dual subordination should be avoided। जो हमारे पास dual subordination है उसको अवॉइड करना है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। कि हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था? देखो यहीं पे हमने पढ़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड हमारे पास कहता था कि वन सबऑर्डिनेट और वन सुपीरियर, और यहाँ पे डबल सबऑर्डिनेशन की बात हुई थी, तो ये आ जाएगा बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड आंसर हो जाएगा। 31 पे चलते हैं। 31 क्या कहता है? आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है जिसमें दैट कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जिसमें भी मेंटल रेवोल्यूशन की बात आएगी तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं जी। आगे लिखा है, ये हो गया 32 पे। दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन यूज। जो हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट है उसने बैन करा है किस चीज पे? स्टोरेज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आफ्टर कंसीडरिंग इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था, तो बैन कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे बताना है विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज मेंशन्ड इन द अबव डिसीजंस। कौन सा हमारे पास बेसिकली जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, क्या उसने इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल। डिवीजन ऑफ वर्क की यहाँ पे तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर नहीं आएगा। स्प्रेड ऑफ टीम स्प्रेड की तो बात हो ही नहीं है, इनिशिएटिव आ जाएगा। चलो असर्शन रीजन भी कई बार एग्जाम्स में और स्टेटमेंट बेस्ड भी एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। असर्शन में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये करेक्ट है? नहीं सर, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ए तो है ना। आर को देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट शुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी है, तो ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The foreman responsible for quality of work is, ऐसा foreman बताओ, 8 foreman होते हैं हमारे पास। जो क्वालिटी हमारे पास चेक करता है तो होता है इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्ट करता है सब चीज को, क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है बेसिकली। चलो जी, नेक्स्ट केस आ चुका है। केस से पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लो। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज नॉट ऑनरिंग देयर कमिटमेंट। जो मैनेजमेंट है वो अपना कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रहा है। ये केस है कि अविनाश है, वाइस प्रेसिडेंट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ाए। उसके लिए उसने क्या करा था? पर्सनल जजमेंट करी है, प्रॉब्लम्स को देखा है, इसलिए उसके बाद उसने रिकमेंड करा वर्क स्टडी को, और जिससे हमारे पास जो एफर्ट्स है और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है ना। उसने नोटिस करा था कि मैनेजमेंट वाज नॉट ऑनरिंग देयर कमिटमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ऑनर नहीं कर रहा, तो बेसिकली इसका यूनिट ऑफ कमांड तो नहीं हुआ। इक्विटी नो। डिसिप्लिन इसका हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डिसिप्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे केस यही है और क्वेश्चन यहां से है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ प्लेस फॉर पीपल एंड थिंग्स। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो एम्फेसिस करता है किस पे? क्रिएटिंग प्लेस, प्लेस बनाता है पीपल के लिए और थिंग्स। ये हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है चीज? चलो जी, नेक्स्ट भी केस आ जाता है कि हमारे पास परम और रजत एक बर्गर स्टोर चलाते हैं गैंगटॉक में। While visiting their store, स्वाति ऑब्जर्व, स्वाति ने कुछ हमारे पास ऑब्जर्व करा है, स्वाति है यहाँ पर। वर्कर डिड नॉट नीड टू मूव मच while serving a customer। वर्कर्स वहां पर ज्यादा मूव नहीं करते है ना। ट्रेज रखी गई है प्लेस पे, बिल्कुल सही बात लिखी है। टिश्यूज राइट प्लेस पर रखे गए हैं लोअर शेल्फ में। स्पून्स रखे गए हैं
स्ट्यूज और कप्स रखे गए हैं नेक्स्ट रैक में। ड्यूरिंग हर 3 डेज स्टे शी विजिटेड, स्वाति ने क्या विजिट करा, उसने विजिट करा द स्टोर डेली एंड सो द स्टाफ डूइंग डिफरेंट जॉब। जो स्टाफ है वो डिफरेंट जॉब्स करता है, जो आज कैश ले रहा है वो कल को कुछ और काम कर रहा है, जो स्वीपर है वो कुछ और काम कर रहा है, तो इस तरीके से काम की चेंज हो रहा है। एवरीवन वाज ड्रेस्ड अप इन अ सिमिलर यूनिफॉर्म, ब्लैक शूज, कैप, सॉक्स, ये लिखा गया है। शी आल्सो ओवरहेड द स्टाफ डिस्कसिंग अबाउट द न्यू वर्कर, न्यू वर्कर के बारे में बात हो रही है, वर्कर की बात हो रही है। हैज नॉट अप टू द मार्क, अब तक मार्क में नहीं है। हाउ दे सपोर्ट हिम बाय एक्सप्लेनिंग द वे थिंग, वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। had to done so that his performance could improve, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सकती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, while principle of management is neglected when the workers was working at the 3 different places, जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे वर्क कर रहे हैं। आज जो वर्कर काम कर रहा था कल वो कुछ और कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है जो भी वर्कर्स हैं। आगे लिखा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम ही केस है। The worker were all wearing black caps, shoes, trousers और orange t-shirts। ये बेसिकली किस चीज का हमारे पास क्या शो करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या शो करता है, ऑर्डर शो करता है, नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, डिसिप्लिन शो करता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है केस, इन द बर्गर स्टोर द वर्कर डिड नॉट नीड टू मूव मच, ठीक है जी। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड बाय द ओनर ऑफ द बर्गर स्टोर, कि वो मूव ही नहीं करते थे, तो सब चीजें वहां पर क्योंकि ऑर्डर में रखी हुई है, ऊपर हमने देखा था तो ऑर्डर आ जाएगा ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल क्रिएट इनसिक्योरिटी। जब भी इनसिक्योरिटी की बात होगी तो आंसर होगा स्टेबिलिटी। जहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती वहां पर ही क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन वर्जन क्या है, वो होता है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सुपरसीड्स एम्प्लॉयज इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कम होना चाहिए, तो आ जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये इसका आंसर हो जाता है। This concept defined as broad and general guidelines for decision making and behavior, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ही बेसिकली बात लिखी गई है। तो लिखा है, while conducting एक सर्वे करा है, राजीव भाई साहब ने सर्वे करा है, ऑब्जर्व करा है, although there was a division of work in every factory, हर एक फैक्ट्री में डिवीजन ऑफ वर्क है जहां पर भी उसने विजिट करा है, but the extent of division of work वेरी कर रहा है फैक्ट्री टू फैक्ट्री पे, डिपेंड करता है डिमांड ऑफ द सिचुएशन पे। तो कौन सा फीचर लगता है सर, कॉन्टिंजेंट लग जाता है, जहां पर वेरी करने की बात हो जाती है। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू डू अ थिंग इज सजेस्टेड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, के किसी भी काम को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो किस साइंटिफिक प्रिंसिपल का पार्ट होता है, वो होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में आ जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि आपको टेक्निक बतानी है टेलर की, है ना, कौन सी यहाँ पर लगने वाली है, जिसमें लिखा है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट्स टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव। वो किसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो कि कितना में रखना है, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें फिक्स होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में। चलो जी, अब बेसिकली ये बताना है कि इसका कौन सा मतलब होने वाला है। चलो जी, फ्लेक्सिबल को देखते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कैन बी मॉडिफाइड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। तो ये आ जाता है बेसिकली ए का सेकंड हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी है। अब इन दोनों को ही करेक्ट मान लेते हैं। बी का देखते हैं। बी का लिखा है बेसिकली जर्नल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइंस हो जाती है इसमें डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जेट सॉल्यूशन, तो ये हो जाता है, ये नहीं होता। सी का भी देख लेते हैं। मेनली बिहेवियर में आ जाता है, इसका एम होता है इन्फ्लुएंस करना कंडक्ट ऑफ, है ना, तो ए इसका आंसर हो जाता है। 48 पे चलते हैं सर। 48 में बेसिकली लिखा है टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन, जो मेंटल रिवॉल्यूशन की टेक्निक होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो होती है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पे बेस्ड होती है। प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स, कि एक ऐसा प्रिंसिपल बताओ जो स्टेट करता है कि जहां पर गुड सुपरवाइजर होंगे हर एक लेवल पे फॉर स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग चलती रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आ जाता है बेसिकली हमारे पास डिसिप्लिन, सिंपल है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है हमारे पास पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर, कि हमने पंचायत को भी पावर दे दी है।
स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेज के वेलफेयर के लिए कुछ फंड्स भी हम उनको दे देते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर जाता है कि पावर जो है टॉप लेवल के हाथ में नहीं है, वो सब नीचे भी पंचायत को भी मिल रही है। ठीक है जी, तो बेसिकली यही थे हमारे पास 50 MCQs जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। टेलर की टेक्निक, फ्यूल के प्रिंसिपल, सारे ही टॉपिक्स हमने इसमें अच्छे से कवर कर दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से गाइस समझ में आए होंगे ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिए। और जो मैं इसके बाद आपके लिए लेकर के आऊँगा जो कंबाइंड चैप्टर के रहने वाले, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के, वो इससे और भी एक लेवल ऊपर होंगे, तो उनको भी अच्छे से गाइस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।